सो दोस्तों, एक और नया दिन और एक नई कहानी। मैं इसको किस्सा नहीं बोलूँगा आज, क्योंकि ये किस्सा नहीं है, एक बहुत दुखद घटना थी जो हमने देखी अपने देश में। मैं बात कर रहा हूँ 1993 के सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो 12 मार्च को बम्बई में हुए। पूरे देश को हिला के रख दिया। पूरे शहर के लोगों में एक दहशत का माहौल था, एक डर का आलम था। तो उस माहौल का जो मुझे विटनेस बनना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको बोलता हूँ। हर रिपोर्टर की चाहत होती है, इच्छा होती है कि वो किसी बड़े इंसिडेंट का चश्मदीद हो, वो देख के उसकी पूरी जानकारी अपने पाठकों के पास पहुँचाए। उस समय में टीवी वगैरह तो था नहीं, तो न्यूज़पेपर ही सबसे बड़ा साधन थे। जहाँ एक दूरदर्शन था, डीडी, जिस पे कुछ लेटेस्ट खबर आती नहीं थी। तो वो ज़माना था। उसके पहले जो मुंबई में कम्युनल राइट्स हुए बाबरी मस्जिद के बाद, उसके बाद वैसे ही शहर में बहुत तनाव का माहौल था। हिंदू मुस्लिम फसाद हुए। बहुत इलाकों में लोग अपना वो पुराना इलाका छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए नए इलाकों में जाना पड़ा। तो वो 3-4 महीने बम्बई में बहुत त्रासदी के थे, ट्रेजिडी के थे। और उसी दौरान जो मुंबई में जो पुलिस सेटअप था वो बदला गया। जो पहले पुलिस कमिश्नर थे एस के बापट, उनको हटा के अमरजीत सिंह समरा, जो बहुत माने हुए और एक रेयर किस्म के पुलिस ऑफिसर थे, वो थाना के पुलिस कमिश्नर थे, उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करके बॉम्बे में लाया गया। और उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। जो कम्युनल टेंशन जो मुंबई में चल रही थी उसको कंट्रोल करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया और बहुत जल्दी पूरी सिचुएशन कंट्रोल करके एक शांति का माहौल शहर में क्रिएट करने में कामयाब हुए और काफ़ी चर्चित भी रहे। और लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जो शांति बाबरी मस्जिद के बाद हुए दंगों के बाद जो शहर में वापस लौटी थी, वो कुछ दिनों में फिर भंग होने वाली है। और सडनली ये जो कांड था, वो उसकी लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं, कैसे हुआ, किसने करवाया, क्यों करवाया। और वो जांच एजेंसियों का काम, सरकारों का काम। हम तो बहुत छोटे आदमी हैं इस मामले में कुछ बात करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो बात ऐसे हुई कि 12 मार्च को मैं हमेशा की तरह घर से निकला और मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर में जो हमारा प्रेस रूम था, वहाँ पे बैठ के जो उस दिन के प्रेस नोट थे, जो पीएन पैरा निकलता था कि शहर में क्या क्या क्राइम हुआ, क्या नहीं हुआ, वो देख रहा था मैं। और कुछ और रिपोर्टर भी साथ में बैठे थे। और वो जो हमारा प्रेस रूम का कमरा था, उसके पूरे लंबा जो बिल्डिंग थी उसमें सब क्राइम ब्रांच के ऑफिस थे। ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर पे क्राइम ब्रांच का ऑफिस था सब। और उसके साथ जो मेन रोड की तरफ जो रास्ता था, वहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी पुलिस कंपाउंड की। और कैंटीन और बिल्डिंग के बीच में कुछ 3-4 गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह होती थी। तो उसी में एक गाड़ी जो हुआ करती थी, वो हमारे जो पुलिस के पीआरओ होते थे, कोई भी हो पीआरओ, वो प्रेस रूम में आते थे, बैठते थे सुबह शाम, और उनकी गाड़ी खड़ी होती थी। और एक रिपोर्टर में से एक मेरी गाड़ी थी, क्योंकि और किसी के पास गाड़ी थी नहीं, तो मुझे पार्किंग की समस्या नहीं होती थी। तो मुझे मेरी गाड़ी अंदर एसीपी के पीआरओ की गाड़ी के साथ मेरी छोटी सी फिएट गाड़ी वहाँ पे लग जाती थी। और ये सिलसिला कई सालों से चालू था। अचानक 12 मार्च को दोपहर के बाद हम लोग बात कर रहे थे, तो अचानक एक बहुत बड़े धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाका भी इतना बड़ा कि जैसे कोई किसी ने कोई बम गिरा दिया हो, कोई देश लड़ाई हो और उसमें किस किस्म का कोई अटैक देश पे हो गया हो, कोई इस तरह का बड़ा धमाका शायद किसी ने भी मुंबई में नहीं सुना होगा। मैंने तो सुना नहीं था। तो हम सब, हमारी बिल्डिंग जो थी वो लकड़ी की, उसकी जो बनी हुई थी पूरी, अंदर खाली बाहर की एक दीवार जो थी वो पक्की थी और ऊपर भी टाइल पड़ी हुई थी लकड़ी के ऊपर, वो थोड़ा हिली भी। तो अब लेकिन भूचाल, लोग बोलते भूचाल आया, लेकिन भूचाल की इतनी आवाज़ नहीं आती इतनी बड़ी जो बम धमाके की आवाज़ होती है। तो हम सब लोग निकल के बाहर आ गए रूम से कि पता नहीं क्या हो गया। 3-4 रिपोर्टर थे, बाकी स्टाफ था पुलिस का। इतने में जो एसीपी थे, यूनिफॉर्म में थे, उनका नाम था अनिल तालपड़े।
वो भागे भागे आए पुलिस हेडक्वार्टर की मेन बिल्डिंग से हमारे प्रेस रूम की तरफ, और वो ढूंढ रहे हैं अपनी गाड़ी को कि मेरी गाड़ी कहाँ है, मराठी में पूछ रहे हैं हवलदारों को, दूसरों को। तो किसी ने बताया कि आपका जो ड्राइवर था वो गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम थी, उसको एमटी में लेके गया है, मोटर ट्रांसपोर्ट बैंक में उसको ठीक करवाने ले गया। तो वो एसीपी साहब गुस्से में थे, मुझे बिना बताए कैसे चला गया ये वो सब। तो इतने में मेरी गाड़ी खड़ी उन्होंने देख ली, उनको मालूम था कि मेरी गाड़ी है। संजू मेरा ड्राइवर था, केरला का लड़का था, वो आजकल केरला में रहता है। तो मेरे बोलते बलजीत गाड़ी निकालो। तो मैं मुझे पता नहीं कहाँ जाना है इनको। तो आप एसीपी साहब आगे बैठ के चल पड़े साहब ड्राइवर के साथ, मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गया। तो जो हमारा वहाँ पे गेट था वो गेट बंद रहता था हमेशा, जो मेन गेट था वहीं से आउट और इन का बंदोबस्त था फॉर सिक्योरिटी रीज़न। तो तलपड़े साहब ने वो इमरजेंसी में वो गेट भी खोला, और रॉन्ग साइड से हम लोग गाड़ी निकल के, वो जो रोड थी बाहर वो आने की रोड थी दूसरी तरफ से, लेकिन हम अगेंस्ट द ट्रैफिक वो रोड पे रॉन्ग साइड पे जा रहे थे। तो तलपड़े साहब को अंदर पुलिस रूम में कंट्रोल से ये मिला कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ धमाका हुआ है। तो हम लोग तलपड़े साहब ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, तो हाथ बाहर निकाल के ट्रैफिक को, सामने से आने वाली गाड़ियों को साइड में कर रहे थे। तो करते करते खैर हम वो गाड़ी लेके हम स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो दलाल स्ट्रीट पे था वहाँ पे पहुँचे। और वहाँ पे जो हमने नज़ारा जो मंज़र देखा वो दिल हिला देने वाला था। चारों तरफ हलचल मची हुई, लोग भाग रहे हैं, इंजर्ड लोग वहाँ बैठे हैं, किसी के सर से खून निकल रहा है। और बेसमेंट से जहाँ पे ये बम ब्लास्ट हुआ था स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के बेसमेंट से इंजर्ड लोगों को लोकल लोग निकाल रहे थे जो वहीं काम करते थे स्टॉक एक्सचेंज में। वो हेल्प कर रहे हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है। तो वो बहुत अजीब दुखद करने वाला वो सीन थे। तो हम लोग समझ गए इमीडिएटली कि कुछ ना कुछ बड़ा हुआ है, धमाका तो हुआ है। और लोगों के जो बाहर निकले तो उनके जो जिस्म कपड़े थे वो काले काफ़ी हुए थे। तो बाद में मालूम पड़ा कि जब RDX का जो ब्लास्ट होता है तो उसको जो कपड़ों पे उसकी जो कालक है वो लग जाती है जिस्म पे और कपड़ों पे। खैर वो बाद की बात है। तो हम लोग घबराए हुए, तो ACP साहब जो थे वो इतने में लोकल पुलिस के कुछ जवान आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी हमारे पहुँचने के बाद आनी चाहिए। वो बहुत क्राउडेड इलाका है, पुराने ज़माने का बना हुआ, सड़कें बहुत छोटी हैं, आधा एरिया वन वे है, और वहाँ के लोगों की गाड़ियाँ, स्टॉक एक्सचेंज वाले बड़े लोग आते थे, पूरा ब्लॉक हुआ एरिया था। पैदल चलने का मुश्किल होता था, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ से आएगी। खैर कुछ भाग दौड़ करके लोगों ने कुछ गाड़ियाँ हटाई। एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी हमारे पहुँचने तक। इतने में हमने देखा कि नेवी के 2 ट्रक, नेवी के, इंडियन नेवी का, वहाँ पे वो वही रोड इंडियन नेवी का जो डॉक यार्ड है वहाँ से निकल के जो कंटोनमेंट है बॉम्बे की कोलाबा, वहाँ वो अपनी शायद ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे थे, शिफ्ट अपनी। तो मैंने तलपड़े साहब को बोला कि सर ये नेवी की 2 गाड़ियाँ आ रही हैं, क्राउड में फंसी हुई थी वो भी। तो उसमें जवान थे सब, 3-4 सरदार जी भी थे उनमें, पटका बांधे हुए और डॉगरीज पहनी हुई थी उन्होंने, ऐसे लग जैसे वर्कशॉप में ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही कपड़ा होता है, पैंट कमीज जुड़ी होती है, उसको डंगरी बोलते हैं। तो वो पहनी हुई थी सब ने। तो मैंने कहा आप इनको ज़रा रिक्वेस्ट कीजिए इनके ऑफिसर को कि ये हमारी हेल्प करें। उनको मेरी जो सलाह थी वो अच्छी लगी। उन्होंने दोनों हाथ करके वो गाड़ियाँ रोकी। उनके JCO था अंदर, एक कोई पैटी ऑफिसर था, चीफ पैटी ऑफिसर, उससे बात की और उनको रिक्वेस्ट किया। और वो बेचारा जवान आदमी थे, देश के फौजी, नेवी वाले भी फौजी होते हैं, उन्होंने भी मौके की नज़ाकत देखते हुए, वो जवान, मुझे अभी तक सीन याद है, वो ऐसे जंप करके उतरे नीचे जैसे उनको कोई डर नहीं होता और कुछ करने की लालसा होती है। वो उतरे, जैसे ही ऑर्डर मिला उनको कि प्लीज़ हेल्प करो सबकी, उन्होंने, जवानों ने, को 30-35 हो गए मेरा ख्याल है, 18-20 एक में थे, 18-20, वो भाग के जाके बेसमेंट में गए और वो अंदर से जो उन्होंने इंजर्ड लोग निकालने शुरू किए, कुछ डेड बॉडी निकालनी शुरू किए। इतने में एम्बुलेंसेज आई, और उसके पहले जो वहाँ पे लोकल टैक्सीज खड़ी थी, कुछ लोगों की गाड़ियाँ थी, उसमें डाल के वो नेवी के जवानों ने सब हॉस्पिटल भेजने शुरू किए लोग। वो एक अच्छी बात हुई कि वो डिसिप्लिन फोर्स एक हमें मौके पे मिल गई, और उन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से
उनको शायद ट्रेनिंग दी जाती है सब ऐसा कि इंजर्ड को कैसे हैंडल करना है, कैसे निकालना है। उन्होंने सब लोगों को निकाल के गाड़ियों में बिठा के, फिर एम्बुलेंसेस आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई। तो वो काफ़ी देर तक, इतने में जब ये काम चल ही रहा था, एक दूसरे बड़े धमाके की आवाज़ हमें वहीं पे आई। तो तभी जो वहाँ पे लोकल पुलिस वाले और आगे थे, वो कुछ लोगों के ऑफिसर्स के पास वाकी टाकी थी, तभी मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, लैंडलाइन सब बंद हो गए थे वहाँ पे जो इर्द गिर्द। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज के पास जितनी दुकानें फुटपाथ पे भी थी, सबके पास लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। लेकिन वो धमाके का असर कहो जो कुछ ऐसा कि शायद अफवाह नहीं फैले, तो जो MTNL की जो लाइन थी वो बंद हो गई थी सब उस इलाके में। तो तलपड़े साहब ने वो वॉकी टॉकी एक लेके कंट्रोल से बात की कि ये दूसरा धमाका है, ये क्या इसी किस्म का कुछ और हो गया क्या। उन्हें कंट्रोल से मालूम पड़ा कि दूसरा धमाका एयर इंडिया बिल्डिंग की बेसमेंट में हो गया। एयर इंडिया बिल्डिंग वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर होगा, ज़्यादा 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा। तो वो तलपड़े से बोले, बलजीत चलो गाड़ी निकालो। और हमें भूल गए कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करके गए थे इतनी क्राउड में। और इस चक्कर में मेरा ड्राइवर भी गाड़ी हटा के दूसरी जगह खड़ी करके, खैर इतना हम लक्की रहे कि वो गाड़ी खड़ी पार्किंग करके दूर कहीं वो हमारे पीछे पीछे ढूंढते आ गया था। तो हमने संजू को बोला और तलपड़े साहब फिर हम भागे गाड़ी की तरफ। वो पीछे बिल्डिंग के दूसरी लेन में कहीं जाके वहाँ गाड़ी खड़ी, वहाँ से गाड़ी लेके हम सीधे एयर इंडिया बिल्डिंग पहुँचे। और वही मंजर एयर इंडिया बिल्डिंग में, चारों तरफ ग्लास, कांच ही कांच बिखरा हुआ। एयर इंडिया बिल्डिंग के सामने जो बेसमेंट थी वहाँ पे एक उनका अपना काउंटर था, टिकट काउंटर। और उसके सामने दूसरे साइड पे एयर मॉरिशस का एयरलाइन का ऑफिस था। तो बीच में पैसेज था, वहाँ पूरा कांच से भरा हुआ। वहाँ से हमारे पहुँचने के पहले ही लोग बेचारे, थोड़ा पुलिस अलर्ट हो गई थी इस बॉम्ब से। हमें तो मालूम नहीं, हम तो फील्ड में थे, लेकिन पुलिस मूवमेंट काफ़ी जो थी वो समरा साहब ने पूरे सिटी में बढ़ा दी थी। सब पुलिस वालों को बोल दिया था कि बी ऑन द रोड एंड लुक फॉर एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट्स, उनको रोको और रोको। तो ये काफ़ी पुलिस वाले थे बाहर। इतने में जो तभी जॉइंट कमिश्नर थे पुलिस के क्राइम के, MN सिंह, जो बाद में पुलिस कमिश्नर बने, वो अपनी गाड़ी लेके आ गए। और वो थोड़ी देर के बाद जायज़ा लेने के बाद उन्होंने अपना जो वॉकी टॉकी थी वायरलेस जो उनके हाथ में थी, उससे पुलिस कमिश्नर समरा साहब को ब्रीफिंग दे रहे थे कि सर ऐसे ऐसे इट्स अ सीरियस थिंग, खुद कभी मराठी में कभी अंग्रेज़ी में मिक्स, तो ये मामला सीरियस है। और समरा साहब ने बताया कि जब वो बात कर रहे थे वॉकी टॉकी पे, मैं MN सिंह साहब के साथ खड़ा था, ACP तलपड़े हमारे पीछे खड़े थे, ACP तलपड़े हमारे पीछे खड़े थे। तो MN सिंह की समरा साहब से बात सुनते सुनते मैंने, शोर शराबा बहुत था, एम्बुलेंस की गाड़ियां आ रही हैं, गूं गूं, पुलिस की गाड़ियां भाग रही हैं, ट्रैफिक में फंसे लोग हॉर्न बजा रहे हैं, अजीब भगदड़ की हालत थी। तो वहाँ पे मैंने MN सिंह जी को बोल रहा हूँ कि मुझे 1 मिनट समरा साहब से बात कर लेने दीजिए, मुझे उनको एक सलाह देनी है। तो इतना मुझे मालूम पड़ गया था कि 2 ब्लास्ट और हो चुके हैं, मैं उनकी बातचीत सुन चुका था मैं। तो सिंह साहब अपनी वाकी टाकी वो सुन नहीं रहे मेरी ये बात, लेकिन मेरे शाउट करने की आवाज़ कहीं समरा साहब ने अपनी वॉकी टॉकी पे सुन गई। उन्होंने सिंह साहब को बोला कि मुझे लगता है कि बलजीत कुछ कहना चाहता है, उसको पूछो क्या कहना चाहता है वो। MN सिंह साहब मुझे पूछते हैं, हाँ यस बलजीत टेल मी व्हाट यू वांट टू से। मैंने कहा सर समरा साहब को बोलो कि इट सीम्स टू बी अ बिग अफेयर, ये कोई देश के दुश्मनों का काम है जो देश मुंबई में कम्युनल हारमनी नहीं देखना चाहते, दंगे करवाने चाहते हैं। तो इसको रोकने के लिए एक अपील हमें करनी चाहिए लोगों को, और 1-1.5 पैरा छोटी सी एक वार्ता बना के उसको ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पे इमीडिएटली बोलना चाहिए। लोगों को ये बताया जाए कि ये काम देश के दुश्मनों का काम है, तो आपसी सद्भाव और पीस बनाए रखो। इस किस्म का एक 2 पैरे की अपील पब्लिक को करनी चाहिए। तो वो सिंह साहब ने ये मेरा ब्रीफ में मेरी बात समरा साहब को बताई। समरा साहब को ये बात अच्छी लगी। तभी एक ACP सुभाष अवस्थी हुआ करते थे, उनकी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों बहुत अच्छी थी। तो समरा साहब ने इमीडिएटली एक 2 पैरे ड्राफ्ट किए, उसको हिंदी में अवस्थी ने ट्रांसलेट किया। और अवस्थी को, ये सुभाष अवस्थी बहुत अच्छे बुलारे भी थे,
जो मुंबई पुलिस के फंक्शन होते तो उसकी स्टेज सेक्रेटरीशिप अवश्य किया करते थे। तो अनाउंसर थे बहुत अच्छे, उनकी आवाज़ में दम भी था। तो उनको इमीडिएटली दूरदर्शन रश किया गया वर्ली स्टूडियो में। पूरा कार्रवाई दूरदर्शन की रोक के जो स्पेशल अपील अवस्थी साहब ने पढ़ी वहाँ पे जाके। इसी तरह दूसरी अपील ऑल इंडिया रेडियो का जो ऑफिस था वहाँ पे जाके पढ़ाई गई। तो उससे लोगों में एक जो एक नफ़रत जो फैलनी शुरू हुई थी, जो मुंबई के दंगों से जो अंदर अंदर दुख रही थी, उसको नए सिरे से उसको बढ़ने से उस आग को रोकने का काम वो जो समरा साहब ने एक्शन लिया वो दूरदर्शन के थ्रू काफ़ी काम आया। और मुझे बाद में खैर समरा साहब ने उसके लिए थैंक्स भी किया काफ़ी दिनों के बाद जब मीटिंग हुई थी। खैर तो ये हम लोग एयर इंडिया बिल्डिंग से जब मालूम पड़ा कि वर्ली में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया एंड दैट वाज वर्स्ट, तो हम वहाँ से तलपड़े साहब वहाँ पे रुक गए, बोलते मैं यहाँ रुकता हूँ और अभी पुलिस जो है वो पूरी अलर्ट है, हर जगह पे हाजिर है। तो मैं और मेरा ड्राइवर संजू, एमएन सिंह साहब भी वर्ली के लिए चल पड़े। उनकी गाड़ी के पीछे पीछे उनकी गाड़ी रास्ता बनाते जा रही थी, ट्रैफिक बहुत था पूरे एरिया में, तो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलते चलते मैं भी वर्ली जो रोड थी जहाँ पे वो सिनेमा के पास से ब्लास्ट हुआ था डबल डेकर बस में, और बहुत बड़ा नुकसान। आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स थी उनके कास्ट, एक सस्मीरा की बिल्डिंग थी वहाँ पे, सिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट थी, कोई सस्मीरा बोल देते थे, पासपोर्ट ऑफिस के सामने, वो पूरी कांच की बनी हुई थी। तो पूरे उसके कांच शैटर्ड हुए और पूरे लोग जो रोड के ऊपर जो लोग बस में थे, बस पूरी मैंगल्ड हुई, उसमें बॉडीज फंसी हुई। मैं वो बयान करने में भी मुझे बहुत अजीब लगता है। तो खैर वहाँ से हम करते करते जितने जगह पे ब्लास्ट हुआ था वो कवर करते करते शाम को मैं कोई 6:30-7 बजे पहुँचा सी रॉक होटल। सी रॉक होटल में पहुँचा, देखा कि समरा साहब वो होटल में ब्लास्ट हुआ था सी रॉक में, तो लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो रेनोवेशन के लिए होटल वैसे भी बंद था, उसका खाली कॉफ़ी शॉप और एक रेस्टोरेंट खुला था ग्राउंड फ्लोर पे। तो रेस्टोरेंट में समरा साहब बैठे बहुत उदास और चिंता और फिक्रमंद सोच रहे थे बैठे कि सब क्या हो गया। वॉकी टॉकी पे 1-2-3 वॉकी टॉकीज वहाँ उनके साथ आदमी लेके खड़े हैं, कोई किसी से कहाँ से रिपोर्ट आ रही है, कहीं से रिपोर्ट आ रही है। समरा साहब छोटे मोटे नोट्स लिख रहे हैं और इतने में उनके जो मेन उनका जो वॉकी टॉकी वाला जो आदमी था उसने बताया कि चीफ मिनिस्टर शरद पवार बात करना चाहते हैं। तो समरा साहब ने मना कर दिया कि उनको बोलो मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। तो ऐसे वो आधे पौने घंटे में जो हम वहाँ बैठे हम लोग, वो 3-4 बार शरद पवार का इस तरह से मैसेज आया कि बात करनी चाहता है चीफ मिनिस्टर। तो हर बार समरा साहब ने मना कर दिया। तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा समरा साहब आप चीफ मिनिस्टर आपसे बात करनी चाहता है, आप उससे बात नहीं करते, वो नाराज़ हो जाएगा। बोलते वो नाराज़ नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उससे बात करूं क्या? मुझे अभी तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन सी जगह पे क्या हुआ, कहाँ पे कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने डेड हुए और आगे कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो जब तक मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हाफ बेक्ड इन्फॉर्मेशन मैं दे नहीं सकता। ही इज़ हेड ऑफ द स्टेट। तो मैं अभी सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जब फाइनल फैक्चुअल फिगर्स आएंगी देन आई विल टॉक टू हिम। हैट्स ऑफ टू समरा, वो इतना दलेर ऑफिसर था जो चीफ मिनिस्टर की भी परवाह नहीं करता था। खैर हम लोग कुछ वो जो वेटर थे वहाँ पे बेचारे चाय वगैरह लेके आगे कुछ सैंडविच वगैरह, मैं भी दोपहर का भागदौड़ में लगा हुआ था, समरा साहब लगे हुए थे, खाने पीने का सवाल ही नहीं था। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमने कुछ सैंडविच और चाय पिया सी रॉक में। उसके बाद जो समरा साहब उठ के खड़े हुए और अपने उसको बोला वाकी टाकी वाले को, वायरलेस वाले को, ऑपरेटर को कि अब सीएम के ज़रा मैसेज भेजो कि मैं बात कर सकता हूँ। फिर शरद पवार का फ़ोन आया और समरा साहब ने पूरी बात करके पूरे वो जो घटनाक्रम था उसकी इन्फॉर्मेशन दी। मराठी, हिंदी, अंग्रेज़ी में मिक्स वार्ता मैं सुनता रहा और वो सारी रिपोर्ट वापस ऑफिस जाके मैंने लिखी अगले दिन के अखबार में। शायद बाकी अखबारों की तुलना में मेरी रिपोर्ट सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आई, इसलिए कि मैंने वो सब कुछ अपनी आँखों से देखा था, वो घटनाक्रम, आगे कहीं देखना नहीं पड़े।
मैं कभी नहीं चाहता, हर रिपोर्टर की इच्छा होती है कि बड़ी घटना का वो चश्मदीद गवाह हो, लेकिन मैं ऐसे किसी इंसिडेंट का गवाह नहीं बनना चाहता। फिर कभी किसी दिन बाकी और बातें करेंगे। आज के दिन इतना ही काफ़ी। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।